अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह से आगे मैं बहुत खुशामदीद, मैं हूँ शिफा यूसुफ सही और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई, और खुदा का शुक्र इसलिए भी कि उसने हमें एक अमन वाली सुबह देखना नसीब फरमाई। हमारे खित्ते में जंग नहीं हो रही, लेकिन जहाँ जंग हो रही है वहाँ के लोगों का जो हाल है इस वक्त, वहाँ पर जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल के हवाले से हम सबको तशवीश है और हम सबको तशवीश होनी भी चाहिए। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून है आखिर। हम बम घरों पर गिरें कि सरहद पर, रूह तामीर ज़ख्म खाती है। खेत अपने जलें के औरों के, ज़ीस्त फाकों से तिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोख धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। बिल्कुल। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। क्या बात है। तो ये शम्मा जलती रहनी चाहिए, वो शम्मा अमन की होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक मुल्क को जिसको वीक कर दिया इस सारी सिचुएशन में, वो तो उसके साथ तो बहुत हाथ किया ना। जब वो आज़ाद हुआ, उससे सारे वेपन्स छीन लिए गए, सब उसको कहा तुम सब डिस्ट्रॉय कर दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, हम ये गारंटी देते हैं तुम्हें कि कोई न्यूक्लियर वेपन, किसी किस्म का कोई असला, बारूद, तोपें शोपें तुम्हारे पास ना हो। आज उसका क्या हाल है और किन की बातों में वो आया और किस मजबूरी की वजह से आया, ये भी हम सब जानते हैं। और इसी हवाले से एक और चीज़ भी है, एक कोट मेरे सामने आया और वो चाइनीज़ जनरल का था। चाइनीज़ जनरल हैं जी सुन जू। अच्छा। और बड़ा मशहूर उनका नाम है, चाइना में लोग बड़ा उनको मानते हैं। अच्छा। और मिलिट्री जनरल थे वो बेसिकली। और कहा उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोट, और जंग के हवाले से उन्होंने कहा ये कि जो फातेह होता है ना, लीडर या फातेह जर्नैल या फातेह जो एक विक्टोरियस, जिसको हम कहते हैं कि वॉरियर्स जो होते हैं, जंगजू जो विक्टोरियस होते हैं, वो जंग से पहले ही जीत चुके होते हैं, उसके बाद वो जंग की तरफ जाते हैं। और माइंडसेट की बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, ये कि अगर आपने अपने आप को इस कदर ताकतवर बना लिया है, इस कदर कुव्वत वाला बना लिया है, तो आपके जहन में आपको पता है कि हाँ हम पावरफुल हैं, बिल्कुल, और हम ये जंग जीत जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम डिफीटेड वॉरियर्स की बात करें, जो कि वॉरियर्स वो वाले जंगजू जो हार जाते हैं, तो वो जंग में पहले जाते हैं ये सोचने के लिए कि शायद वो जंग हम जीत जाएंगे तो ही हम विक्टोरियस कहलाएंगे। ऐसा नहीं होता। असल में तो जर्नैल की स्ट्रेटजी या वॉरियर्स की स्ट्रेटजी पहले ऐसी होती है कि वो कहते हैं कि ये हमारे पास लेवरेज पॉइंट्स हैं, ये हमने कर लिया हासिल, अब अगर हम जंग में चले भी जाए तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए नहीं होगा। फिर ऐसा भी होता है कि बहुत बड़े बड़े तुर्रम खान जब जंग में जाते हैं तो वो बहुत ही कमजोर ताकत से हार जाते हैं। बिल्कुल। अमेरिका के साथ कई मरतबा ऐसा हुआ है। वियतनाम की जंग का सबको पता है कि वियतनामियों ने अमेरिका के साथ क्या किया था। फिर उसके बाद अफगानिस्तान की मिसाल हम सबके सामने है कि आज तक कोई उस जगह को फतह कर नहीं पाया और सालों सालों जंग होती रही। बरतानवियों ने भी कोशिश कर ली, रूसियों ने भी कोशिश कर ली, अमरीकियों ने भी कोशिश कर ली, सबको मुंह की खानी पड़ी। तो इसीलिए वो जज्बा जो है वो भी बड़ा लोग कहते हैं जंग हो या मुकाबला हो लड़ाई का तो बराबर के फरीक हो ना दोनों। राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे दोनों बराबर के हो। तो अमेरिका जब भी किसी चीज को, किसी मुल्क को इन्वेड करता है तो वो तो बराबरी होती कभी नहीं है। इराक अगर हम देखें तो इराक की क्या पावर और अमेरिका की क्या पावर। अमेरिका का तो मसला एक अलग है ना, वो तो चाहत है, उसकी ख्वाहिशात होती है उसकी। रूस ने हमला किया एक जगह पर, जब मिसाल के तौर पर किसी और मुल्क ने किसी मुल्क पे हमला कर दिया तो उसको आप कहते हैं इन्वेजन। ठीक है। लेकिन अमेरिका अगर किसी जगह पर हमला करेगा उसको कहेंगे लिबरेशन। मैं आया हूँ आजाद करवाने के लिए आपको। आप तो बेचारे बस परेशान थे, मफलूकुल हाल थे, मैं आपके मसाइल हल करूंगा। ये अमेरिका का मसला होता है। जब वो किसी पर हमला करके तबाह करता है, कोई और हमला करके तबाह करे तो वो जंग होती है। ये भी जो है डबल स्टैंडर्ड है। उस इलाके के लोगों को पावर मिल जाए या उस इलाके के लोगों को अपनी ताकत वापस मिल जाए तो लोग इस चीज पे एतराज करते हैं कि अमेरिका आके बैठा हुआ था, अमेरिका को क्यों निकाल रहे हो तुम। बस ये लोगों का भी जो है ना, वो वैसे समझ नहीं आती, लेकिन एनीवे मैं क्यों मत जो होती है ना, मत मारी जाती है। ये देखिए सिर्फ कहना नहीं होता, हर चीज कहना नहीं होता। मत करें ये चीज आप। ओके सर। जब बात हमने कह दी मत, बस व्यूअर्स आर इंटेलिजेंट। मुझे दरअसल समझ में नहीं आया कि आप मुझे कह रहे हैं कि मत करें या आप कह रहे हैं मत मारी गई। तो वो पूछ लेती। अच्छा बस आइंदा मैं पूछूंगी आपसे। तो मैं आपसे कहता मत जो है उसके
उसको मजीद डिग आउट करें जी, मजीद उसमें डिग इन करें कि क्या सिलसिला कहना चाह रहा है। जंग का मामला है, इस पर क्या हम जो है वो जंग करने वालों की भी मत पूछिए। तो हम मौसम की तरफ जाते हैं और फिर पाकिस्तानी भी इस जंग में कुछ जो है वो फंसे हैं, उनके हवाले से भी बात करते हैं। पहले आपको मौसम की सूरत हाल से आगाह करते हैं, बताते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम कैसा रहेगा। इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर बारिश हो रही है और बादल बरस रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है वही बात है कि हमें याद रखना चाहिए कि कुछ खित्तों में इस वक्त दुनिया के बम भी बरस रहे हैं। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम 18, ज़्यादा से ज़्यादा 29। फिर है पेशावर में कम से कम 9 डिग्री, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री तक जाएगा टेम्परेचर। और सबसे आखिर में है कोयटा, जहाँ कम से कम है 2 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। यह है जी मौसम की सूरत हाल। अब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पाकिस्तानियों के हवाले से जो है वो बात करते हैं। सबसे पहले तो बात ये हो रही है कि जो जंग है उसकी सूरत हाल इस वक्त जो है वो क्या है कि जो रूसी फ़ौज है वो दाखिल हो चुकी है यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में और बड़ी वहाँ पर जो है वो धमाकों की आवाज़ें हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो मामलात वहाँ पर ख़राब हैं। उन्होंने एयर बेसिस पर कब्ज़ा कर लिया है, एयरपोर्ट को तबाह किया है। उसके अलावा चेर्नोबिल जो एटॉमिक प्लांट था उसके ऊपर भी कब्ज़ा कर लिया है। रशियन फ़ौजियों ने कई शहरों का मुहासरा किया हुआ है। 40 यूक्रेनी फ़ौजी भी हलाक हुए हैं और इसके अलावा 1 लाख से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि बेघर हो गए हैं। अब आप देखें कि ये एक दिन ही हुआ है ना इस जंग को यूं बिल्कुल, और आप देखें कि इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कितना बड़ा था। बिल्कुल 50 रूसी फ़ौजी जो हैं वो भी हलाक हुए हैं और रूस ने वैसे तो तरदीद की है अपने फ़ौजियों की हलाकत के हवाले से, लेकिन यूक्रेन में जो है वो 137 शहरी भी हलाक हुए हैं। ये आम शहरियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इस वक्त के जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो ये है। फिर अमेरिका ने रूस पर लगा दी हैं पाबंदियाँ। अमेरिकी सदर ने कल जो है वो तकरीर की रात में तौर पे आगाज जी बिल्कुल किया। अच्छा। कल रात में जब अमेरिका में सुबह थी तो उन्होंने खैर वो तकरीर की और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी रूस के असासे उन्होंने मुंजमद कर लिए हैं और ये थे तकरीबन कोई $250 मिलियन के असासे जो कि उन्होंने कहा कि जी हम मुंजमद कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि अब रूस को नताइज भुगतना होंगे। और फिर बेलारूस पर भी पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने क्योंकि बेलारूस के थ्रू ही वो यूक्रेन में दाखिल हुई हैं रूस की फ़ौजें। तो ये सारे मामलात हैं। और उसके बाद जो पाकिस्तानी शहरी हैं ज़रा उनकी बात कर लेते हैं क्योंकि रूस में जो यूक्रेन में सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा और तालिबात ऐसे हैं कि जो कि वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं और वहाँ पर वो फंस चुके हैं। तो उन्होंने इनखिला के लिए मदद मांगी है हुकूमत से और उन्होंने ये कहा है कि हम सब जो है वो जाना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं, यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमारी मदद की जाए। और इसमें से एक का साउंड बाइट भी है हमारे पास, वो ज़रा सुनवाइएगा प्लीज़। मेरा नाम जाहिद अली खान है। मैं पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं खार के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ पर अचानक रूस ने यूक्रेन पर तकरीबन 3:30 बजे हमला कर दिया है और हम फंस गए हैं। उन्होंने हॉस्टल से हमें मेट्रो शिफ्ट कर दिया है और हमारा जो कि सफारत खाने से अभी तक राबिता नहीं हुआ है। हम अब सफारत खाना जो है उसकी तरफ से एलामिया जारी हो गया है और उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग पाकिस्तानी हैं वहाँ पर वो तर्नोपल शहर पहुँच जाएं। तो उनको उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से आप तर्नोपल पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने जो है वो इंतजाम किए हैं और किसी भी जगह पर जो ऐसी जगह हैं जो कि ज़ेर ज़मीन जगह हैं या कोई महफूज जगह है उन्होंने कहा है कि जी आप वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने एक नंबर भी जारी किया है कि अगर आपको किसी भी किस्म की इमदाद की ज़रूरत है तो आप उस नंबर पर रुजू करें और ये नंबर जो है वो 24 घंटे अपने शहरियों को मदद फराहम करने के लिए वहाँ पर सर्विस उन्होंने शुरू कर दी है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है ये सारी सिचुएशन किस तरफ जाती है और किस तरह से इसमें मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं उससे हम आपको आगाह करते रहेंगे। लेकिन एक और ख़बर की तरफ अगर हम चलें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी रूस के दौरा पर थे और वो रूस का दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और रूसी सदर पुतिन के दरमियान जो मुलाकात हुई उस पर हो रहे हैं तबसरे और जाहिर है उनकी मुलाकात हुई। फिर नायब जो वज़ीर आज़म है वहाँ के वो मिले वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इस्लामिक सेंटर के हेड से भी फिर मुलाकात हुई। बिल्कुल, मुफ्ती जो वहाँ पर हैं ग्रैंड मुफ्ती, उनसे मुलाकात हुई। उनके साथ लोग जो उनकी डेलीगेशन के लोग थे और वज़ीर आज़म साहब की डेलीगेशन के लोग थे उनके दरमियान बातचीत हुई। तो ये सारा सिलसिला तो हुआ, लेकिन मामला ये है कि गुज़िश्ता दिनों सदर पुतिन ने जब फ्रांस और ईरान के जो लीडरान हैं और उन समेत दीगर जो आलमी रहनुमाओं से जब उन्होंने मुलाकातें की तो वो एक बड़ी लंबी सी तवील
मुश्किल सी मेज पर बैठे होते थे और तकरीबन मीटर्स का फर्क होता था दोनों के दरमियान में, और एक साइड पे बैठा होगा और दूसरा दूसरी साइड पे बैठा होगा, और यही फोटोज हमें नजर आती हैं। अब सोशल मीडिया पर कल से जो है वो एक नई डिबेट छिड़ी हुई है, और वो ये है कि तस्वीर शेयर हुई वजीर आजम खान साहब और पुतिन की। उन दोनों के दरमियान मेज का साइज बड़ा छोटा था, तो बात जो है वो कहाँ से स्ट्रेटेजिक से होते फॉरेन अफेयर से होते रशिया पाकिस्तान पाइपलाइन गैस वगैरह वगैरह से होते कोई बात नहीं हो रही, मेज के साइज पर आन पहुंची है नाजरीन। और अब तंज और मजा जो है वो देखने को मिल रहा है। वहां पर कुछ सिफारतकारों की जानिब से ये भी कहा गया कि शायद ये सदर पुतिन की जानिब से एक सिफारती पैगाम था। अब ज़रूर ये जो ऑप्टिक्स होती हैं या वर्ल्ड लीडर्स की जब फोटोज आती हैं साथ, तो उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ रीडेबल ऐसे साइंस होते हैं जिनको के फॉरेन अफेयर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं या जो इस मामले को बहुत ज़्यादा गहरी नज़र से देखते हैं समझते हैं, उनके लिए बड़े पैगामात होते हैं। लेकिन जो मेज़ की डिस्कशन है उसमें ज़रूर एक पैगाम जो सिफारतकार कह रहे हैं, मुख्तलिफ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो यही है कि हो सकता है सदर पुतिन ने जो कुर्बत दिखाई है, जो एक फिजिकल कॉन्टैक्ट है और जितना करीब वो बैठे हैं, मतलब डिस्पाइट के कोविड भी चल रहा है, तो ये जरूर एक मैसेज हो सकता है जो वो दुनिया को देना चाह रहे हैं। लेकिन इसमें एक के हवाले से है कि देखें हमारे यहाँ पर जो है ना वो बहसें इसी तरह की बातों पर हो रही होती है। अब बहुत सारे ऐसे माशाल्लाह एंकरान हैं, हम एक्चुअली ऑप्टिक्स पे ज्यादा बिलीव करते हैं, हम सब्सटेंशियल चीज पे कम ध्यान देते हैं। भाई इस बात पर ऐसे सहाफी तबसरा कर रहे हैं कि खान साहब को दौरा नहीं करना चाहिए था और करना चाहिए था, और उनको वापस आ जाना चाहिए था, दौरा मुख्तसर करना चाहिए था। हाँ, दौरा मुख्तसर करना तो अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि आप वहाँ पहुंचे और आप कहें कि सहाफी जो होता है ना, सहाफी और अक्सर औकात बहुत सारे सहाफी और तज्जियाकार हमारे यहाँ पे भी ऐसे हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दुनिया की हर चीज़ के एक्सपर्ट हैं, वो फॉरेन अफेयर्स के भी एक्सपर्ट हैं। उनको बिठा दें आप जाके किसी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, या बल्कि फॉरेन अफेयर्स का उनको वजीर बना दें, वो अब जाके यूनाइटेड नेशनों में लेक्चर दें कि देखो फॉरेन जो है ना कंट्रीज से डीलिंग इस तरह होनी चाहिए। यार एंकरो खुदा का वास्ता है, ऐसे तो ना करो भाई। हर चीज में अपनी जो है ना वो एक साइंस बतानी होती है कि और बताना होता है कि मैंने चूंकि ये कह दिया है तो ये बात सही है। ऐसे ना करो एंकरों, ऐसे ना करो। इतने बड़े बड़े सफीर हैं पाकिस्तान के, इतने बड़े बड़े हमारे मुस्तकिल मंदूब रहे हैं यूनाइटेड नेशंस नहीं, उन सबको कुछ नहीं आता, मुझे आता, मैं एंकर हूं भाई, मैं एंकर हूं, मुझे सब आता है, मुझे सब पता है और जो मैं कहूंगा वो सही कहूंगा। वैसे ये भी हो सकता है कि क्या पता ये एंकर्स उनसे बातचीत करके किसी नतीजे पे पहुंच के ये ट्वीट्स कर रहे हो या ये वाला तज्जिया पेश करते हो, फिर इस पे हम क्या कहेंगे। मतलब हो सकता है किसी एक्सपर्ट से बातचीत हुई हो, उस एक्सपर्ट ने कहा हो कि वजीर आजम के नाम से कह दो भाई, सब छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ, एक्सपर्ट के नाम से कह दो। हाँ, ये भी हो सकता है बिल्कुल। ये फिर क्यों जाहिर करो कि जैसे मुझे सब पता है। मिस्टर नो इट ऑल या मिस नो इट ऑल जो होता है ना, ये वाला मामला खतरनाक होता है। बहरहाल क्या कह सकते हैं, हम अगर कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, फिर लोग कहेंगे यार आप तो वैसे अभी तक हो गई होगी शिकायत। बहरहाल चलें, अगर एक काम करते हैं कि क्या करें, ब्रेक ले लें। हम ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं तो फिर मजीद आपसे बातचीत करते हैं। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और आज जो है वो एक बड़े ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवानी है, क्योंकि वो मेरे मोहल्ले का लड़का है। तो मोहल्ले का लड़का जब आ जाए ना तो बस फिर कमाल हो जाता है। फिर ये जो होता है ना वो फिर ये घर घर वाला माहौल बन गया है। यहाँ पर आपस की बात हो गई, आपस की बात हो गई है बिल्कुल, क्योंकि कराची के जिस इलाके में मैं पैदा हुआ पला बढ़ा, ये लड़का भी वहीं पैदा हुआ पला बढ़ा। बिल्कुल जगह सदर का जो इलाका है कराची का, जो दिल जिसको आप कहते हैं ना सदर, गहमा गहमी बिल्कुल, शोर शराबा, खाना पीना, ये वो हर चीज़, जिंदगी जो है वो सदर को, इसीलिए सदर जो है वो कल्ब कहलाता है ना, सदर जो है वो दिल कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर फुल ऑफ एक्टिविटी है, वो फुल ऑफ लाइफ है वो एरिया, और फुल ऑफ डाइवर्सिटी भी है वो। हाँ। क्योंकि वहाँ पर आपको मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ मिलकर रहते हुए मिलते हैं। तो अब वो जो सदर वाला एरिया है वहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त लड़का जो कि उस इलाके में पैदा हुआ पला बढ़ा, उसके बाद तालीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के, वो जो बड़े बड़े लोगों की बायोग्राफी में लिखा होता है ना, आला तालीम के लिए वो बैरून मुल्क चले गए, तो वो भी आला जो है वो तालीम के लिए और काम के लिए और मुख्तलिफ ज़िंदगी के कामों के लिए चला गया ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया जाकर उसने एक मार्का सरअंजाम दिया जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र बन गया, और वो मार्का था कि उस शख्स ने पहले टाइटल जीता मिस्टर NSW का, और उसके बाद 2020 में वो शख्स बना मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उसने तहलका मचा दिया। हसनैन वली करीमी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई?
अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मोहल्ले वाला बंदा है, मैं उधर ही जाके बैठ जाऊँ, बैठ जाए आप बेशक जाके। आपस की बात है भाई। लेकिन हसनैन देखने में यहाँ पर आप बड़े मासूम से, वो जो होता है ना मासूम सा लड़का जिसको लोग तंग वंग करते होंगे, छेड़ देते होंगे, वो लग रहे हैं। और जो तस्वीरें हमने देखी उसमें आप फुल ऑन मतलब पावर सेंटर जिसको कहते हैं ना, मर्दों का पावर सेंटर, कि भाई आप बिल्कुल एक तरह से रेडी हैं दुनिया को फेस करने के लिए। तो ये बड़ा फर्क है आपकी उन तस्वीरों में और यहाँ की अपीयरेंस में। जी, असल ताकत वही है जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचे और उनको डर ना लगे ना। तो बीइंग अ बॉडी बिल्डर आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि लोग आपसे डरें, लोग आपसे इंस्पायर हो और वो जो आपके दरमियान हो तो वो अपने आप को महफूज समझें। तो दैट्स ये देखो, ये है सोच की बात ना। अच्छा, थोड़ा सा अगर अपनी स्टोरी को रिकैप कर दो हमारे नाजरीन के लिए कि आप पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया कब गए, क्यों गए, फिर उसके बाद ये जो आपका मिस्टर ऑस्ट्रेलिया पहुँचने तक का जो सफ़र था, ये थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए। पाकिस्तान के अंदर जैसे इन्होंने जिक्र किया कि सदर वहीं पे सारी चीज़ें हुई और एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारे रिसोर्सेज नहीं थे, बट परवरदिगार का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि माँ बाप ने जो भी रिसोर्सेज थे बहुत ही ज़बरदस्त परवरिश की, किसी चीज़ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। बट एक हमेशा से शौक़ था कि मुझे वो करना जो मेरी फैमिली में किसी ने नहीं किया। अच्छा। तो सबसे पहला शौक़ तो ये था कि मेरे पास ग्रीन पासपोर्ट के अलावा भी एक पासपोर्ट हो, ठीक है, कि मैं अपनी फैमिली में एक यूनिक कैरेक्टर सामने आ जाऊँ। फिर दूसरा शौक़ ये था कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना है कि अगर मेरे माँ बाप का मेरे पे से सपोर्ट हट जाता तो वेयर आई स्टैंड इन लाइफ। सही है। तो मुझे हमेशा अपने आप को एक मनवाने का एक शौक़ था। सही। कराची में आई वाज डूइंग वेरी गुड। 2008 में मेरी एक जगह जॉब लग गई थी मार्केटिंग फर्म में। आई वाज डूइंग वेरी गुड। मुझे 19 साल की उम्र में सुजुकी ऑल्टो गाड़ी दे दी थी, पेट्रोल अलाउंस था कंपनी की तरफ से जी, और कोई जिम्मेदारी नहीं थी घर के ऊपर। बहुत अच्छा था। लोग कहते थे कि यार तुम्हें किस पागल कुत्ते ने काटा है कि तुम ऑस्ट्रेलिया का सोच रहे हो, जा रहे हो। यहाँ तुम्हारी बादशाह वाली जिंदगी है, खाते हो पीते हो। वहाँ से दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। वहाँ से तो ऐसा फिर 2009 में चला गया। अच्छा। और बिल्कुल सारी चीज़ें ऑफ कोर्स वहाँ से स्क्रैच से स्टार्ट की। काफ़ी हार्डशिप भी हुई। बिजनेस मैनेजमेंट के डिप्लोमा के घर से गया था मैं, क्योंकि उस टाइम पे उसमें से वीज़ा लग गया था। उसके बाद अकाउंटिंग पढ़ी वहाँ पे, उससे इमिग्रेशन में फ़ायदा हो गया। उसके बाद मैंने रियलाइज़ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है जो मुझे रात को 3 बजे भी उठा दे। ये कैसे किया? ये जो किया, क्योंकि अभी ये हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। ये आपका जो टाइटल है, जो काम आप कर रहे हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। अब ये क्या होता है और इस तरफ कैसे आए? देखिए, सर्टिफिकेशन सारी की हुई है, पर्सनल ट्रेनर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, वो सारी चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से ही मैंने तालीम ली 2015 में। ये अकाउंटिंग के बाद जो सिलसिला हुआ कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है जो मेरा पैशन है, तो मैंने अपने पैशन को प्रोफेशन बना लिया। एंड आई लव फिटनेस, तो उसी में फिर मैंने उसी में तालीम ली, ऑस्ट्रेलिया से ही सारी चीज़ें। और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बेसिकली ये एक रेवोल्यूशन है कह सकते हैं फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर। ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स जो होते हैं, सॉकर प्लेयर्स होते हैं, क्रिकेटर्स, हॉकीज़, सारी चीज़ें, ओलंपिक्स में जो लोग जाते हैं, उनके जो कोचेज होते हैं वो उनको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग सर्व करते हैं। तो ये करते क्या है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का मतलब? स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इज ऑल अबाउट आप कैसे लगते हैं और स्पोर्ट स्पेसिफिक आपको एक्सरसाइजेस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ओलंपिक्स में जाके वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम होगा, उसकी ओवरऑल बॉडी पे कंडीशनिंग पे भी काम होगा, बट ज़्यादातर उसका फोकस यही होगा कि स्पोर्ट्स का जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको तैयार किया जाए उसके कंपटीशन के लिए। तो पाकिस्तान में तो हम ये काम नहीं करते बिल्कुल भी, किसी किस्म का हमारा फिटनेस से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में फिटनेस सीन का अगर आप कंपैरिजन करें कि ये जिम जाना और वो, क्या फ़र्क है दोनों में? वहाँ पे भी तोंदे निकली भी होती हैं लोगों की। जी, निकली भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि पिछली बार जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था पाकिस्तान, और अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा रुझान है, लोग काफ़ी संजीदा हो रहे हैं, और ये पेंडेमिक ने काफ़ी लोगों की आंखें खोल दी हैं। लोगों ने रियलाइज़ कर लिया है कि ये जो बैठ के हम जंक फूड ऑर्डर कर रहे हैं काउचेस के ऊपर, इट्स ओके, बट ये हमारी ज़िंदगी को कम कर रहा है। ऑफ कोर्स इट्स अ स्लो पॉइजन। तो वहाँ पर कैसा था? वहाँ पे तो ऑफ कोर्स इट्स अ रिलीजन, इसीलिए बहुत मुश्किल भी था मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल जीतना, इवन सोचना कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि वहाँ पे तो हर शख्स करता है ना। पाकिस्तान के अंदर स्टिल कंसीडर एज अ लग्जरी कि जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, बिकॉज यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सपेंसिव है। बिल्कुल। एंड बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट। इट्स द ओनली स्पोर्ट जिसमें आपको मजदूरी भी खुद करनी है और पैसे भी लगाने हैं। तो इसीलिए आपके चैनल के तवस्सुल से और सारे चैनल्स के तवस्सुल से आई वांट टू गिव पाकिस्तानी कम्युनिटी अ मैसेज कि बॉडी बिल्डिंग का अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज फिटनेस तो अफोर्डेबल है। फिटनेस तो यू डोंट नीड दैट मच मनी। आपको जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पार्क में आउटडोर इंडोर सारी चीज़ कुछ ना कुछ फिटनेस के लिए करते रहे, वरना फिर वो बाद में बॉडी पर अफेक्ट होता है। अच्छा, एक चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि आपने फिजिकल फिटनेस तो चलो कर ली, ठीक है ना, लोगों को पता है कि क्या डाइट होनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज, ये वो,
जो माइंड गेम है, माइंडसेट है, उसके ऊपर काम करना कितना ज़रूरी है और वो कैसे किया जा सकता है कि आपका माइंडसेट ही सारा जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ राग़िब हो? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड टू बी ए मुस्लिम, तो मेरा सबसे बड़ा जो वेपन है वो हमारा जो इस्लामिक फेथ है ना, वो मुझे बड़ा मजबूत करता है। दैट्स द वन रीज़न। सेकंड, मेरे मेंटोर्स, आई एम अ बिग बिलीवर कि इल्म के साथ आलिम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोच नहीं है, आपका मेंटोर नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ आप यतीम हैं। जितने भी सुपरस्टार्स हमारे पास पाकिस्तान की क्रिकेट है, हमारे पास हॉकी है, जितने भी लेजेंड्स गुजरे हैं या अभी करंट हमारी जो टीम के हैं लड़के, आप देखें सब टॉप पे जा रहे हैं। आइदर बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, वही इन सब के कोचेस हैं। हाँ। और कोचेस होते हैं तभी आप टॉप 5 में होते हैं। जिनके कोचेस नहीं होते वो अनलकी होते हैं और ये सारी सिचुएशन है। कोई ना कोई रहबर होना चाहिए। बिल्कुल। माइंडसेट का ये है कि आपकी जो बॉडी, वो कहते हैं ना कि योर बॉडी अचीव्स व्हाट योर माइंड्स बिलीव। अगर आप दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपका माइंडसेट कमज़ोर है, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, मेंटल टफनेस नहीं है, थोड़ी देर में परेशान हो जाते हैं, ओवर थिंक करते हैं, तो फिर आप मिस्टर ऑस्ट्रेलिया या मिस्टर पाकिस्तान किया, आपने मिस्टर कराची भी नहीं खेला। बहुत सारे लोगों का मसला है, ये मेजॉरिटी का मसला है, बिकॉज दे फोकस ऑन बिल्डिंग बॉडी एंड आई फोकस्ड ऑन बिल्डिंग कैरेक्टर। कैरेक्टर तो खैर फिर वो बुनियादी चीज़ है, वो तो फिर सामने आ जाता है बंदे का। एक और चीज़ बताइए कि आपने कहा ये माइंडसेट है और आपने ये सोचा कि भाई मैंने सिर्फ फिटनेस ही नहीं करनी, मैंने ये टाइटल जीतना है, लेकिन ये टाइटल जीतने का कॉन्फिडेंस कैसे आया? वहाँ पे कितने टोटल लोग थे जिनके साथ आप कम्पीट कर रहे थे? और हर तरफ से आते होंगे, उनके पास बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ भी हो सकता है, आपसे बहुत बेहतर हूँ, पैसा भी बड़ा लगाया होगा उन्होंने। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा था कि आपने कहा मैं जाऊँगा और मैं जीतूँगा? फैसिलिटीज़ के हवाले से ऑफ कोर्स बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया का मुकीम वहाँ पे ही रहते हैं, तो उस हिसाब से तो सारी चीज़ें थी, बट मैंने ओल्ड स्कूल जो जिम था वो प्रेफर किया जिसमें ना एयर कंडीशन था, जंग लगी हुई चीज़ें। अच्छा। क्योंकि वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन है, तो वही जंग लगी हुई चीज़ें। उस जिम में मैंने ट्रेनिंग की एंड रिसोर्सेज के मामले में एवरीथिंग सबका सब कुछ ठीक था। मैं लकी था कि मुझे कोच बहुत अच्छा मिला, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। वो कभी दिल नहीं चाहा कि उसको भी बस कर दो, बस कर दे मेरे भाई। नहीं, मुझे चैलेंजेस पसंद थे, क्योंकि मुझे पता था कि जितना मेरा कोच मुझे तकलीफ देगा उतना ही मुझे परवरदिगार सक्सेस देगा। हाउ लॉन्ग वाज द ट्रेनिंग? ये प्रोसेस जो मेरा मिस्टर ऑस्ट्रेलिया के टाइटल की जो प्रेप थी वो 20 वीक्स की थी, उसके पहले भी सारी चीज़ें चल रही थी। 2016 के अंदर मैंने ये अज़म किया था कि मैंने मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल खेलना है। 2018 के अंदर मैंने रीजनल टाइटल्स जीते, उसमें मैंने गोल्ड मेडल भी जीता था। पहली ज़िंदगी का पहली बार किसी चीज़ में मुझे गोल्ड, हालांकि हमने तो कभी स्कूल में भी अच्छे नहीं थे, शरारत वगैरह पढ़ना लिखना तो था नहीं। उसके बाद दैन न्यू साउथ वेल्स का टाइटल भी मैंने 2018 में खेला, उसमें 2 सिल्वर मेडल थे और प्लान मेरा ये था कि मुझे 2019 में खेलना है मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का टाइटल। और मैंने जब अपने कोच से पूछा कि हमें खेलना चाहिए, उसने कहा देखो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप टॉप 5 आ जाओगे, बट फर्स्ट की गारंटी नहीं है। मैंने कहा मुझे फर्स्ट की गारंटी दो। उसने कहा 2020, 2021, 2022 यहाँ तक, और 2020 में वो हुआ। क्राइटेरिया क्या होता है वैसे? क्राइटेरिया क्या था इस सारे कॉन्टेस्ट का, और कितने लोग थे आप कम्पीट कर रहे थे? देखिए सबसे बड़ा कंपटीशन जो मेरा था वो हसनैन वली करीमी खुद, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही सीख लिया कि यू हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विथ योर पास्ट। हम जब एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, रिलेटिव भी है और बहुत सी जगह पे हम थोड़ा सा नाइंसाफ़ नहीं कर पाते, बिकॉज आपको नहीं पता सामने वाला किस लेवल से आ रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसको क्या सपोर्ट है, उसकी हार्डशिप क्या है। और नो वन इज़ कम्प्लीट। मैं 2020 में भी कंप्लीट नहीं था, आज भी कंप्लीट नहीं हूँ। तो मेरा मुकाबला हसनैन वली करीमी जो 2018 का था उससे था। मेरे कोच को मैंने कहा था कि जीतना हारना तो पार्ट ऑफ द गेम है, बट मुझे हसनैन वली करीमी को हराना है जो 2018 में था। वाह। तो दैट माइंडसेट एक्चुअली वो थोड़ा सा एग्रेसिव माइंडसेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तैयारी हो गई। और वो सारी कंपेटिटर्स की बात की तो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। कंपेटिटिव स्पोर्ट्स है, अब मनी भी बहुत इन्वॉल्व है, बिजनेस है। एक ज़माने में होता था कि जैसे क्रिकेट की एग्जांपल लेते हैं, एक 50 ओवर जो टेस्ट क्रिकेट होता था, अब पब्लिक के पास टाइम भी कम है, पब्लिक को एंटरटेनमेंट चाहिए। T20 आ गया, T10 आ गया, एंड द डे इज नॉट फार, सुपर 6। तो जिस तरीके तो सिर्फ टॉस ही रह जाएगा, जो हालात जा रहे हैं, टॉस पे मैचेस होंगे। सो द पॉइंट इज तो हमारी कैटेगरीज भी थी अंडर 70 किलोग्राम, 80, 90 सब में। तो जो मेरे पास टाइटल है मिस्टर ऑस्ट्रेलिया का वो एक्चुअली 2 कैटेगरीज में। अच्छा। 2 बार मैंने ये विन किया। एक नोविस कैटेगरी में जिसमें सारे वजन के लोग थे, सही है। उसमें मुकाबला था कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, किसकी नशोनुमा अच्छी है, स्किन क्वालिटी, मसल क्वालिटी, कॉन्फिडेंस, पोजिंग, वो सारी चीज़ें।
और जो दूसरी कैटेगरी थी अंडर 70 किलोग्राम में। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि मल्टी कल्चर है तो हर तरह के यूरोप के भी लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, इंडियन पाकिस्तानी भी बसे हुए हैं, सदर है वो भी एक तरह का, यस कह सकते हैं। तो वहाँ पे सारे तरीके के सारी उसके थे, बट ये था कि सबसे बड़ा मुकाबला मेरा खुद से था और अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार ने माँ बाप की दुआओं से। अच्छा, आपके साथ जो है वो क्रिकेटर्स का फिर बड़ा राब्ता हुआ, ये जो हमने पढ़ा कि भाई आपका जो है वो ब्रेट ली के साथ भी राब्ता रहा, आपका जो है वो स्टीव वॉ से भी राब्ता रहा, उनके बारे में ज़रा बताइए। जी वो स्टीव वॉ से मुलाकात हुई और तारुफ़ कराया कि ये पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं और ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यहाँ पे सिटीज़न भी हैं और इन्होंने ये अचीव किया। तो स्टीव वॉ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया, उसने मुझसे कहा कि तुम श्योर क्रिकेट नहीं खेलते या क्रिकेट में नहीं जीता कुछ? मैंने कहा आप लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं क्रिकेट में, तो मैं इसमें आ गया। और जो टैलेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट हमारे मुल्क में जो है वो स्पेसिफिक एक ही स्पोर्ट की तरफ जा रही है, अनफॉर्चुनेटली हमें उस पर भी एक रोशनी डालने की ज़रूरत है। तो स्टीव से ये मुलाकात हुई है और फिर उसने काफ़ी और चीज़ें पूछी न्यूट्रिशन के बारे में। ही वॉज़ वेरी वेरी प्राउड और उसने मुझे बहुत सारी चीज़ों की बातें भी की। उसके बाद ब्रैटली ने भी मुझे वीडियो सेंड किया था और दूसरे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी हैं, सब ने काफ़ी लव एंड सपोर्ट शो किया। माइक हसी ने मुझे ऑटोग्राफ बुक सेंड किया था। वाह। तो देखिए वहाँ पे वो लोग अप्रिशिएट करते हैं। हाँ। नेगेटिव बातें बहुत करते हैं लोग टीवी पे आके। मुझे बीइंग अ पाकिस्तानी बैकग्राउंड ओरिजिन और फिर ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप हुई और मैंने जो वहाँ पे कम्युनिटी के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत अल्लाह का शुक्र है सपोर्ट है। एक चीज़ ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर हमने इस बॉडी बिल्डिंग को स्पोर्ट के तौर पर लोगों में ज़्यादा मकबूल करना है, क्या चीज़ करनी चाहिए? देखिए सिर्फ बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैलेंट है वो हर जगह होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि हम हर स्पोर्ट्स में इंशाल्लाह आगे बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग में अचीव किया, बट आई एम अ कोच, मैं लाइफस्टाइल कोचिंग भी देता हूँ, तो मुझे काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा है। एंड आई ऑल्सो हैड अपॉर्चुनिटी कि मैंने स्पोर्ट्स की पर्सनालिटीज़ से, जो स्पोर्ट्स बोर्ड के लोग हैं, उनसे मीटिंग्स की हैं। तो मेरा उनको भी यही पैगाम था और मैसेज था कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए कि हर बंदा क्रिकेट की तरफ ना जाए या कोई दूसरे स्पोर्ट्स पे ना जाए। मैं क्रिकेट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि हम हर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ जाएं और वो तभी होगा कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा और उस स्ट्रक्चर के थ्रू टैलेंट आइडेंटिफिकेशन होगी। सही, बिल्कुल सही। आपको आप बच्चे को देख के नहीं बोल सकते क्रिकेटर बनेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, फिर देखते हैं कि वो किस में प्रोग्रेस कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप उसको डायरेक्ट करते हैं, फिर आप नर्चर करते हैं। बड़ी ज़रूरी है। जी वो तो वो ग्रास रूट लेवल से होगा और इंशाल्लाह इफ़ थिंग्स वर्क आउट आप मुझे देखेंगे कि पाकिस्तान की मैं इंशाल्लाह किसी न किसी तरीके से इंशाल्लाह ये तो बड़ा ज़रूरी है। और फाइनली इंसान की ज़िंदगी में उसके वालिदैन जो होते हैं ना, उनका बड़ा अहम किरदार होता है। तो उसके बारे में बताइए कि वो क्या सपोर्ट थी और उनकी क्या फीलिंग थी जब आप मिस्टर ऑस्ट्रेलिया बन गए? बिल्कुल, माँ बाप के बगैर तो कुछ है नहीं और अगर माँ बाप की दुआओं के बगैर, उनकी ब्लेसिंग के बगैर और उनकी रजामंदी के बगैर आप कुछ अचीव भी कर लें तो थोड़ी देर तक वो चमकती हुई चीज़ नज़र आएगी मगर उसमें बरकत नहीं होगी। तो ये देखने वालों को और जो मुझसे छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अल्लाह को राज़ी करना तो आपको अपने माँ बाप को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका एंड ऑल द बेस्ट। आगे फ्यूचर में भी इस किस्म के टाइटल्स आप जीतते रहें पाकिस्तान के लिए। नाजरीन, ये थे जी मिस्टर ऑस्ट्रेलिया। ताल्लुक था इनका पाकिस्तान के कराची सदर से और बहुत सारी दुआएं इनके लिए। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। वफाक की अपोजिशन जमातों को जितने शिकवे शिकायत और मसाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से हैं, उतने ही मसाइल सिंध की अपोजिशन जमातों को सिंध की पीपल्स पार्टी की हुकूमत से हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च के लिए तैयार है, तो वहाँ तहरीक इंसाफ जो है वो सिंध की हुकूक रैली की तैयारियाँ जो हैं उनकी मुकम्मल हो गई हैं। अब MQM पाकिस्तान ने भी PTI के सिंध हुकूक रैली की हिमायत का ऐलान कर दिया है। सिंध हुकूक रैली का आगाज़ 26 फरवरी घोटकी से है और इख्तिताम 6 मार्च कराची में है। मकसद क्या है रैली का? क्या सिंध की अपोजिशन हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाम की बड़ी तादाद को मुतहर्रिक करने में कामयाब हो जाएगी और इस रैली में MQM और बाकी जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो PTI का कितना साथ देंगी और इसका नतीजा क्या निकलेगा? ये हैं वो तमाम मामला जो हम डिस्कस करेंगे अपने इस सेगमेंट में। रैली की क़यादत कर रहे हैं तहरीक इंसाफ सिंध के सदर और वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली ज़ैदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक ठाक सर, बहुत शुक्रिया। आप गाड़ी में हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं सबसे पहले तो ये बताएं।
मैं जा रहा हूँ, हम सुबह निकले, पहले मैं सईद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे गया, मैंने वहाँ फातिहा। सही सही, ठीक है हमारा नाजरीन, ठीक ठीक जी जी, क्योंकि आप ऑन द रोड हैं तो राब्ता ज़रा हमारा ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन जी कंटिन्यू कीजिए सर। अब हम जा रहे हैं सेवन शरीफ। ओके सही है, सेवन शरीफ जा रहे हैं। अच्छा आप लोगों की अब रैली का रात को लाल शाह पास के लंगर के मज़ार पे। अच्छा, तो ये बड़ा एक आपका एक तरीके से यूँ कह लें कि ये एक सूफियाना ट्रिप भी हो गया। ये बताइए कि आपने अभी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कल आपने जो है वो एमक्यूएम वालों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इस वक्त ऑपोजिशन में आप भी हैं, एमक्यूएम भी हैं सिंध में, तो आप दोनों का कितना साथ है और कितना इत्तेफाक है इस रैली के हवाले से? देखिए, इस वक्त हुकूमत सिंध में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक्चुअली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, सरदारी माफिया की हुकूमत है। क्योंकि वो जो हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक बंदे छोड़े में अपने, जो डायरेक्टली बिलावल हाउस से कनेक्टेड है, अनवर मजीद साहब से कनेक्टेड है, वो हुकूमत चला रहे हैं। और बाकी जो ऊपर आपको नजर आता है ना, एक ड्रामा सारा, वो जो चीफ मुंशी जो उन्होंने रखा हुआ है, वो बेसिकली वो एक फसाद बनाया हुआ है। हुकूमत तो ये कर रहे हैं, हर गलत काम में, हर 2 नंबर काम में, हर चीज में ये इन्वॉल्व है। सो देयरफॉर अच्छा जैदी साहब, ये आप कह रहे हैं आप लोगों का जो नया पीका कानून आया है उसके बाद अगर आप ऐसी चीज हमारे प्रोग्राम पे अनाउंस कर देंगे, अनटिल एंड अनलेस इट हैज बीन प्रूवन, तो हमें तो पकड़ के वो फड़ लेंगे और 5 साल के लिए कर देंगे अंदर कि एंकर ने एतराज नहीं किया और वजीर ने मुझे माफिया कह दिया। एक सेकंड, बड़ी कमाल बात है। वैसे क्या ये जीआईटी मैंने बनाई थी? उस जीआईटी पे क्या किसी मेरा सिग्नेचर है? मैं तो जीआईटी पढ़ के बात कर रहा हूँ। जीआईटी में क्या लिखा हुआ है? क्या उजैर बलोच की जीआईटी मैंने बनाई थी? क्या निसार मुराई की जीआईटी हमारी हुकूमत में बनी थी? भाई ये बातें तो जीआईटी में लिखी हुई हैं, जिसपे ब्रिगेडियर और एफआईए और रेंजर्स और आईएसआई पता नहीं कौन कौन लोग साइन करते हैं। हाँ, तो वो सारे झूठ तो नहीं बोल रहे थे, तो वो तो सारे लिखा ही यही है। 400 करोड़ अभी जो पंजाब का भी आप देख लें, जो 400 करोड़ रुपए निकल गए वो किस वो चपरासी का, मकसूद चपरासी के अकाउंट से। तो मैंने आई मीन यू नो फैक्ट्स बोलने पे तो कोई पीका कानून नहीं लगता ना, झूठ बोलने पे लगता है। मैं झूठ तो नहीं कह रहा, मैं तो जेआईटी पढ़ रहा हूँ। और क्या ये नहीं पता? अच्छा मुझे एक बात, चले मैं आपसे एक बात कर लेता हूँ ना, आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि ये बहुत लोग उस पर नाराज हैं। चले उसके ऊपर बात, मुझे ये बताएं कि ये जो नवाब शाह में पिछले हफ्ते कत्ल हुआ था और पुलिस एफआईआर नहीं काट रही थी, तो वो टीवी पे बोलने में वो क्या है? किसने कत्ल किया है? कोर्ट किया है जिसको। सही, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ, क्या कुत्तों की वैक्सीन नहीं मिल रही, लोग मर रहे हैं, वो टीका लगेगा उसमें बताने में? क्या लाड़काना में एड्स नहीं फैली हुई? क्या सिंध के अभी खुद सिंध हुकूमत ने खुद 5000 स्कूल बंद करने का ऐलान नहीं किया? यहाँ जैसे ऐसे बंद कर रहे हैं स्कूल जैसे कि पूरे सिंध में कोई बेचारा कोई बच्चा ही नहीं मिल रहा उनको पढ़ाने। आप आए तो सही आप। क्या इन्होंने खुद नहीं टीवी के ऊपर बैठ के कहा, जब 300% महंगा फर्नीचर लिया, इन्होंने कहा मैं तो वजीर नहीं था, ये वजीर थे, उन्होंने कहा मैं नहीं था, ये था, जब उनके जमाने में टेंडर हुआ था। ये एक तमाशे का पूरा निजाम बनाया हुआ है। अच्छा अब इस रैली पर आ जाते हैं। जैदी साहब ये बताएं कि कौन कौन अब आपको इस रैली में ज्वाइन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और ऐसा तो नहीं होगा कि उधर तो एमक्यूएम आपके साथ निकल जाए सिंध हुकूमत के खिलाफ और इधर वो लोग निकल जाए पीपल्स पार्टी वगैरह के खिलाफ, के साथ आप लोगों के खिलाफ? किस तरह का सवाल है शिफा? सुबह सुबह कॉफी पिलाओ कोई शिफा को। सर इत्तेहादी कभी उधर होते हैं कभी इधर होते हैं, बॉर्डर लाइन पर हैं। बिल्कुल, एमक्यूएम का तो हम आप जानते नहीं है, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। माजी भी जानते हैं आप उनका। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वो वाली एमक्यूएम नहीं है, वो दूसरी वाली अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम अलग थी। अच्छा, ये खालिद भाई एक स्टेबल मैच्योर पॉलिटिशियन है, अमीन भाई स्टेबल मैच्योर आदमी है, कैबिनेट के हमारे मेंबर हैं, उनकी बाकी लीडरशिप आमिर खान, ख्वाजा आजाद, जिनसे फैसल सफवारी, ये बड़े मंजेबे और स्टेबल लोग हैं। ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सियासत कर रहे हैं। वो पहले वाले जो थे, मतलब ये बेचारे फंसे हुए थे उसके अंदर, तो ये तो अच्छे लोग हैं। तो ये इस तरह की कोई मतलब उनकी अपनी रिजर्वेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, किसी ऑन सम इशू, ये उनका जमहूरी हक है, वो हमारे इत्तेहादी हैं। हमारी जमात के अंदर भी बहुत सारी चीजों पे रिजर्वेशन होती हैं, तो वो खाली है कि क्योंकि हम जमात के अंदर कोशिश करते हैं कि एयर अंदर
कमरों में करें, लेकिन फिर भी लीक हो जाती है। तो वो तो एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे इत्तेहादी हैं, अगर उनकी कोई रिजर्वेशन है हमारा काम है उनकी रिजर्वेशन को एड्रेस करना। बिल्कुल ठीक। और जीडीए के हवाले से क्या सूरत हाल है, वो आप लोगों का कितना साथ दे रहे हैं? जीडीए का भी यही है, देखें जीडीए का भी यही है। बहुत सारे जीडीए के, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा हमारे कैबिनेट मेंबर है जीडीए की, मैं मदीन भी जाऊंगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 4 तारीख को हम मदीन में, 3 को या 4 को। तो गौस बख्श मेहर साहब हमें वेलकम कर रहे हैं शिकारपुर में इंशाल्लाह। आपकी अच्छा, हम टीवी की है पीछे टीम हमारे साथ, मौजम अब्बासी लाड़काना में हमारे जलसे में, सफदर अब्बासी साहब, मौजम अब्बासी साहब, सब हमारे साथ राब्ते में रोज, और हमें वेलकम भी करें, हमारे प्रोग्राम में शामिल भी होंगे। सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि वो भी इस रैली में शरीक होंगे, और कौन कौन से आप लोगों के जो मेजर जो बड़े रहनुमा हैं? शाह महमूद कुरैशी साहब तो पूरा टाइम कल इंशाल्लाह जब लैंड करेंगे 12:30 बजे, उसके बाद वो आखिर तक कराची तक हमारे साथ होंगे। असद उमर साहब भी आ रहे हैं, एक बल्कि 2 दफा आ रहे हैं, सक्कर के साथ जलसे में भी है, और उनका भी एक प्लान है। बाकी मैंने सबको दावत दी हुई है इंशाल्लाह। सीएम पंजाब भी आएंगे इंशाल्लाह, सीएम खैबर पख्तूनख्वा भी आएंगे। मैं रोज मुराद को दावत दे रहा हूँ। मुराद मेरा छोटा भाई है, मुझे बड़ा मजा आता है जब मुराद होता है। मुराद की तकरीरें बड़ी जबरदस्त होती हैं। मुराद को भी हम दावत दी हुई है। जो जितने सारी लीडरशिप है सब बारी बारी इंशाल्लाह आएगी। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि आपकी ट्वीट्स अभी हम देख रहे थे, वहां पर आप लोगों को तंग किया जा रहा है या कोई हर्डल्स का मतलब बनाई जा रही हैं आप लोगों की रैली में, कुछ इस किस्म का मामला आपने क्लेम किया है कि ये सिंध हुकूमत आप लोगों के साथ कर रही है? क्लेम नहीं, रात को जी देखिए इन्होंने पूरे शहर में अपनी फ्लैगिंग और बैनरिंग की है। हमने कहा ठीक है। बल्कि एक फनी बात बताता हूँ मैं आपको, बिफोर आई आंसर दिस, एक प्रिंटर का मुझे फोन आया, उसने कहा अली भाई 3-4 दिन पहले आपकी भी रैली है और आपने हमें प्रिंटिंग का नहीं दिया, तो जी हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने बड़ा काम कर दिया हमारा। मैंने कहा यार आप कह रहे हो मैंने आपको ऑर्डर नहीं दिया प्रिंटिंग का, मैं तो नहीं दे रहा, वो नीचे देख रहे हैं ऑफिस में लोग, और आप कह रहे हो शुक्रिया भी। उसने कहा सही इतने जबरदस्त रेटों पे पीपल्स पार्टी दबा के पैसे फेंक रही है, आपने तो हमारा काम कर दिया। वो डरे हुए। अब उस डरने में उन्होंने कल हरकत ये की कि एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करना शुरू कर दिया, और जहां झंडे लगा रहे थे हमारे लोग उठा के उन्होंने वर्कर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, और क्रेन हमारी अरेस्ट करके ले गए। जब अब पानी छोड़ रहे, एनीवेज जब वो क्रेन्स ले गए तो हमारे 2 MPs राजा अजहर और अदील अहमद दोनों ने वहां जाके एक एप्लीकेशन भी जमा कराई थाने में कि हमारी क्रेन वापस करें। इसी तरह हमारे लाड़काना के जो पहले जीडीए में थे, इलेक्शन लड़ा था 2018 में, 70,000 वोट उन्होंने लिया था अल्लाह पाक के साहब ने, तो उन्होंने अब तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लिया, बल्कि वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। अब उन्होंने को 2-2.5 साल पहले की थी, वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पीटीआई सिंध के। उनकी जमीनें, आबाई जमीनें, उनके ऊपर कागजात आगे पीछे कर रहे हैं। तमाशा है इनका, लोगों को प्रेशर कर रही है। इनका ये पुराना तौर तरीका है, किसी का पानी बंद कर देते हैं, किसी को मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में बंद कर देते हैं, किसी को बकरी चोरी के इल्जाम में बंद कर देते हैं, किसी की जमीनों पे कब्जा करवा लेते हैं, कोई डीसी से तंग करते हैं। ये तो कॉन्स्टेंटली ये इनका हमेशा से करते हैं। ये पुलिस से और डीसी से ये रूल करते हैं। पब्लिक स्ट्रेंथ इनके पास है, लोग आपको ज्वाइन तो कर रहे हैं, ठीक है, लोग आपको ज्वाइन तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आप लोगों से नाराज भी हैं। वो कहते हैं अगला इलेक्शन हम पीटीआई के टिकट पे नहीं लड़ेंगे, हम निकल जाएंगे पार्टी से। देखिए मैं अब किसी का जवाब, मैं अपना जवाब दे सकता हूँ और पार्टी की पॉलिसी बयान कर सकता हूँ, और इंडिपेंडेंस का तो मैं जवाब बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन ये तो हर एक का जमहूरी राइट है, और किसी की रिजर्वेशन होती है तो इट इज पार्टी की लीडरशिप का काम होता है अपने हर सूबे की और सेंट्रल लीडरशिप का कि वो रिजर्वेशन को एड्रेस करे और लोगों से मिले। मैं तो हर एक के पास तैयार हूँ जाने को। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ एडिशंस, लोगों को इकट्ठा करने का मैं आपकी स्ट्रेंथ है ना, लोगों को माइनस करने में तो नहीं है। बिल्कुल सही। तो आप इस रैली में कितने लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे, क्या अंदाजा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी का होल्ड तो सिंध में बहुत ज्यादा है। ये वाली प्रेडिक्शन मैं आपको नहीं करता। अच्छा, तो आप खुद देख लीजिएगा। और मैं वही आपसे पूछ रहा था, अल्लाह करे कि आपकी DSNG भी हो, क्योंकि बाकी तो सारे मीडिया चैनल से, तो अल्लाह करे आपकी हमारे भी मौजूद अगर न है तो भिजवा दें, जल्दी से निकालें इस्लामाबाद से। सही। क्योंकि आपकी DSNG भी कवर करे। बाकी ये सवाल आप जवाब दें कितने लोग थे, कितने लोग थे? हाँ, सही है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि 2023 में इंशाल्लाह, 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबा सिंध में हुकूमत बना के दिखाएगी। आप
ये प्रेडिक्शन आ गई जी अली जैदी साहब की तरफ से। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और आपसे हम फिर राब्ते में रहेंगे इस पूरी जो आपकी रैली है उसके दौरान। बहुत शुक्रिया सर। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। दुनिया में प्यार जितना बांटो ये निखरते जाए, बर्फ के फूल सबकी बाहों में आए। Fly high 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 to the sky, उड़े दुनिया ने उजली बर्फ के साए। मुस्तकबिल प्यार जितना फैला उम्मीद बढ़ जाए, रोशन सूरज तले हम नाचे गाए। Fly high 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 to the sky, उफक पे कौज़ो कज़ा फूलों से फैल जाए। ये दुनिया तो प्यार ही चाहे, आओ कांधे से कांधा मिलाए। Together for a shared future, आओ मिलके आगे बढ़ जाए। आओ मिलकर यूं प्यार फैलाए कि हमारे सारे दर खुल जाए। Together for a shared future, together मिलके आगे बढ़ जाए। क्या बात है, जबरदस्त जी। अब नाजरीन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गाना क्यों गा रही हैं, और गा तो बड़ा अच्छा रही है, लेकिन ये गाना क्यों गा रही हैं, ये वाला पर्टिकुलरली गाना। तो बीजिंग में होने वाले जो सरमाई ओलंपिक्स 2022 हैं वो ख़त्म हो चुके, मगर यादें अभी भी बाकी हैं। उन्हीं की यादों को हमने ये सेगमेंट डेडिकेट किया। और सरमाई ओलंपिक्स का जो टाइटल सॉन्ग है वो बुनियादी तौर पर चीनी ज़बान में गाया गया था। फिर चीनी मीडिया ग्रुप्स ने इस गाने को 16 ज़बानों में तर्जुमा कराकर भी गवाया। बिल्कुल, और उर्दू ज़बान में इस टाइटल सॉन्ग को गाने के लिए चोलिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली गुलकारा डॉक्टर मुबश्शिरा हफीज़ का इंतखाब किया, और डॉक्टर मुबश्शिरा हफीज़ ने अभी अभी आपके सामने लाइव परफॉर्मेंस दी इस गाने की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? ये डॉक्टर और म्यूजिक, ये वाला कॉम्बिनेशन बड़ा यूनिक है। बिल्कुल। आप अच्छा, एक और कॉम्बिनेशन भी बड़ा यूनिक है, चोलिस्तान की आइडेंटिटी फिर बहुत ज़्यादा यूनिक है। बहुत सारी चीज़ें यूनिक ही हैं मेरे अंदर, बिकॉज आई एम इवन अ मिक्सचर ऑफ फैमिलीज। फादर वाज सिंधी, और मेरी जो मामा है शी इज़ बलोच, और जो मेरा ओरिजिन है दिस इज़ चोलिस्तान। तो सिंधी, बलोची, चोलिस्तान, सराइकी, ये सारा तो पूरा पाकिस्तान है भाई। वाह वाह वाह। और आप हैं डॉक्टर, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान को सही करना और पाकिस्तान के लोगों का इलाज करना, दिमागी इलाज करती हैं आप। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम साइकोथेरेपिस्ट एंड अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट एज वेल, जो बच्चों के साथ काम करते हैं। अच्छा, क्या बात है, ये आपकी एक अलग जो स्पेशलाइज्ड फील्ड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि म्यूज़िक का जो ताल्लुक है आपका, वो म्यूज़िक से कब जुड़ा और कितने अरसे से आप गाने गा रही हैं? क्योंकि आपके बारे में हमें ये पता चला है कि आप कई ज़बानों में गाने गाती हैं। हाँ, ये भी एक यूनिक चीज़ है कि आई कैन सिंग मोर देन 18 लैंग्वेजेस। अच्छा, या कौन कौन सी लैंग्वेज? चलें 18 के नाम भी बताएं। चलें। हाँ, जी, हमारी रीजनल लैंग्वेजेस तो हो गई, उसके अलावा अगर मैं कुछ मिस भी कर सकती हूँ, लाइक चाइनीज़, उज़्बेक, अरबिक, रशियन, पर्शियन, टर्किश, माले, बंगाली एंड किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। कुछ रह गया? ये 18 नहीं है मेरी दोस्त, ये 18 से ज्यादा लग रही है। हाँ, ज्यादा ही है। गुड, वाह बात है। तो कब से म्यूजिक की तरफ आप आई? शौक तो बचपन से ही था, बिकॉज इट्स माई पैशन। छोटी सी एज से ही मैंने गाना शुरू किया था, और बाबा ने बहुत सपोर्ट किया था गाने में, लेकिन पढ़ाई लिखाई की तरफ मेरा लिटरली कोई ध्यान नहीं था। और वो मैंने अपनी माँ की वजह से पढ़ा। अच्छा जी, तो डॉक्टरी का क्रेडिट अम्मा को जाता है और सिंगर का क्रेडिट फादर को जाता है। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन जब मैंने डॉक्टरी की प्रैक्टिस की थी स्टार्ट में, तो उस टाइम पे मेरा वाकई में दिल नहीं करता था कि मैं पेशेंट्स देखूं या ये वो, लेकिन जब मैंने दुनिया को देखा कि लोगों को बहुत ज़रूरत है, सो आई इवन स्टार्टेड डिवोटेड माई सेल्फ फॉर देम। तो ये फिर इस गाने की तरफ आपका कैसे जो है वो कनेक्शन जुड़ा, जो कि ये सरमाई ओलंपिक्स का गाना था, और इसके लिए आपको कैसे सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान से? इसके लिए मुझे इस तरह से सिलेक्ट किया गया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाइनीज़ लैंग्वेज भी गाती हूँ। सो FM 98 दोस्ती पाक चाइना जो चैनल है, उनका जब लॉन्चिंग हुआ था ना, सो आई संग देयर इन चाइनीज़ लैंग्वेज, जो पाक चाइना फ्रेंडशिप बेस्ड एक गाना था, तो उसको मैंने गाया था। वो याद है अभी आपको? जी, मुझे याद है। जरा सुना दें। ओके, फिर टर्किश भी सुनेंगे आपसे। ओके, हर जबान का एक एक गाना सुन लेते हैं, मेरे ख्याल में सेगमेंट ये मुकम्मल हो जाएगा हमारा। जी।
Zashia Fanyang Zashia Hare Shufu Shoshan Shaman Diye Zayan Yushin Dishamo Zashia Fanyang Zashia Shufu Shoshan Shaman Diye Shiyuren Moshida Moshania Shishan Chongchen Jo Chikhabra Niche। क्या बात है, जबरदस्त। लेकिन अब देखिए, हम तो ठहरे सादे पाकिस्तानी बोलने वाले, हमें क्या पता आपने चीनी जबान ही गाई है। ये तो मैं भी मतलब कह सकती हूँ शिया। अब ये मैंने चाइनीज गा दी है, तो ये आपको सीखना जबान, और फिर जाहिर है उस जबान में गाना गाना तो कुछ समझ भी आनी चाहिए जबान की, तभी तो उसमें फीलिंग पड़ेगी। एग्जैक्टली। तो आप ये जबान बाकायदा सीखती हैं और फिर आप गाना गाती हैं, या सिर्फ उसकी वर्डिंग्स याद करके उसी गाने को समझती हैं? ऐसा नहीं है। देखिए, इस तरह से होता है जब मेरे आपके सामने कोई हमारे गेस्ट बैठे हुए हैं, फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, तो बीइंग अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव मेरे लिए ये एक पूरी प्रैक्टिस है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि मेरे मुंह से कोई गलत लफ्ज़ ना निकल जाए और मैं कोई गलत गाना ना गा दूं, और क्योंकि मैं अपने पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करूं ऑब्वियसली, तो ये प्रॉपर रिसर्च होती है। और लिटरली मेरे घर में मुझे सब बोलते हैं, इतना तुमने अपनी मेडिकल में नहीं पढ़ा जितना इसमें जितना यहाँ पे तुम पढ़ती हो बैठ के। लिटरली मैं कमरा बंद कर देती हूँ। अच्छा। और मुझे पूरा 2-3 दिन जितने भी दिनों का मुझे टास्क मिलता है, मुझे कोई तंग नहीं करता, और उसमें मैं सिर्फ ये रिसर्च कर रही होती हूँ। देखिए, मेहनत बहुत सख्त काम है, और अगले नाराज हो जाएं, कोई गलत लफ्ज बोल दिया और वो नाराज ही हो जाएं। जो चोलिस्तान का जो खास कोई म्यूजिक है, तो वो भी आप थोड़ा सा हमारे लिए जरा गुनगुना दें तो वो भी अच्छा रहेगा जी। खड़ी नीम के नीचे, खड़ी नीम के नीचे हूँ तो है कली ही, जातड़ो बताड़ो माना छानी मानी है कली, जातड़ो बताड़ो माना छानी मानी है कली, झिर मेर में बुला बर से पवल हिलोला खावे, मोर पपैया मीठा बोले कोयल शोर मचाए, ओ थाना पूछा चैन भमरियो एक कली ही, जातड़ो बताड़ो माना छानी मानी है कली, जातड़ो बताड़ो माना छानी मानी है कली। क्या बात है, जबरदस्त। किस कदर खूबसूरत ये जो हमारी अपनी जो मिट्टी से निकलता हुआ म्यूजिक है, इसकी बात ही अलग है। बिल्कुल। तो अब आप आगे क्या प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो पर तोल रही हैं? अभी इंशाल्लाह कमिंग सून मेरे 2 पश्तो सॉन्ग्स लॉन्च होंगे जी, और उसके अलावा अब बेसिक फोकस उर्दू पे भी है। हाँ, वो तो हम नहीं भूल गए भाई, उर्दू में भी गाया है या नहीं गाया? बिल्कुल। तो उर्दू में भी एक गाना, मतलब 3 गाने इंशाल्लाह कमिंग सून। उसके अलावा मेरे कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इंटरनेशनल भी कुछ हैं, और आफ्टर ईद बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स पे कोई लोग फ्री कंसल्टेंसी तो नहीं मांगते? हाँ, बहुत ज़्यादा। साइकोथेरेपिस्ट हैं आप, तो ये भी बताती रहे। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ से ना बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली। कि अभी रिसेंटली भी मैंने एक चोलिस्तान डेजर्ट रैली को कवर किया। आई वाज द मास्टर ऑफ सेरेमनी इन दैट इवेंट। 7 डेज का इवेंट था, वो मैंने कवर किया। तो वहाँ पे जिसको भी पता चलता था ना कि आई एम साइकोथेरेपिस्ट, मैं वहाँ बैठी स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, मैं वहाँ बैठी अपने प्रोग्राम की तैयारी कर रही हूँ, और पीपल वर लाइक प्लीज आप हमारा चेहरा पढ़ के बता दें। मैं इतना अनॉय होती थी कि यार दिस इज नॉट, चेहरा पढ़ के बता दें क्या चल रहा है इस वक्त इनके दिल में। प्रोग्राम की टेंशन है। अरे क्या बात है, वाकई भाई ये पक्की सर। अच्छा, और मेरे चेहरे से क्या आपको लग रहा है कि मेरे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है? आपको जो है वो टेंशन भी है, और उसको आप कवर बड़ी अच्छे तरीके से कर लेते। डिप्रेशन भी है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, हाँ, क्या काम है जिसको मतलब कि आपको टेंशन भी है और डिप्रेशन भी है, ये 2 बातें आपने इनके बारे में बताई हैं। थैंक यू जी डॉक्टर मुबशरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त दिया आपने, इतना खूबसूरत आपने म्यूजिक हमारे लिए जो है वो गाने सुनाए। और जो भी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस। और जब आपके ये प्रोजेक्ट रिलीज हो तो आप हमें फिर जरूर बताइएगा, ताकि फिर हम आपसे दोबारा सुनेंगे। थैंक यू। वक्फा लेते हैं नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं सादिक़ैन की। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट जिनके बारे में हमने इससे पहले भी आपको बताया था और हमने आपसे वादा किया था कि हम उनके हवाले से मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि सादिक़ैन का मामला ऐसा है कि सारी दुनिया ने उन्हें एक अजीम तरीन आर्टिस्ट जो है वो पहचाना है, माना है, लेकिन हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल, हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। और हमारा जो यूथ है ख़ास तौर पर, अगर उसकी हम बात करें तो वो तो बिल्कुल ही बेखबर है। अगर आप किसी से राह चलते पूछें कि सादिक़ैन को जानते हैं तो वो कहेगा कौन है सादिक़ैन। तो इसलिए उस यूथ को ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान का कितना बड़ा ये मुसव्विर, आर्टिस्ट और कैलीग्राफर, शायर बिल्कुल ये रह चुके हैं। डॉक्टर सलमान अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर सलमान अहमद सादिक़ैन फाउंडेशन के फाउंडर हैं। उनसे बात करते हैं सादिक़ैन साहब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अगर ज़रा हमें थोड़ा सा मुख्तसरन हमारे नाजरीन को बताएं कि ये सादिक़ैन की जो काम है, उनकी जहतें मुख्तलिफ हैं, मुसव्वरी भी है, ख़त्ताती भी है, शायरी भी है, तो कैसे दूसरे जो आर्टिस्ट्स हैं उनसे सादिक़ैन का काम मुमताज़ है? तो सादिक़ैन को अगर मैं कोट करूं तो उनकी अगर आप तस्वीरें देखें किताबों में जो छपी हुई हैं या स्टेट बैंक में लगी हुई हैं, PNCA में लगी हुई हैं, लाहौर म्यूजियम में लगी हुई हैं, वो अपनी पेंटिंग्स पे साइन नहीं करते थे जी। वो कहते थे कि मैं अपने काम से पहचाना जाऊंगा, न कि अपने साइन से, क्योंकि उनका काम इतना मुनफरिद था, इतना मुनफरिद। तो वो खुद कहते हैं एक रुबाई में कि कब हैं रविश आम के लिखने वाले, कब हैं रविश आम के लिखने वाले। और बाकी जो 3 मिसरे हैं वो इस मौजू पर नहीं है, मगर वो इस तरह है कि कब हैं रविश आम के लिखने वाले, हरफों को है दिल थाम के लिखने वाले, तख्ती पे शबाना रोज खूने दिल से हम तो हैं तेरे नाम के लिखने। लेकिन सादिक़ैन ये कह रहे हैं कि आम रविश से हटकर है उनका काम, अपनी पेंटिंग्स पे साइन नहीं करते थे। फिर सादिक़ैन की एक और रुबाई है जिसमें उन्होंने फ़न को डिफ़ाइन किया है, आर्ट को डिफ़ाइन किया है कि फ़न है तख्लीक़ो इख्तिराओ ईजाद, नक़्लो तक़लीद से मैं हूँ यूं आज़ाद। ख़त्ताती में, शायरी में, मुसव्विरी में आप हूँ अपना शागिर्द, खुद अपना उस्ताद। तो सादिक़ैन की आर्ट जो है वो इनोवेटिव होना चाहिए, क्रिएटिव भी नहीं और रेपिटेटिव तो बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल सही है। अच्छा ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि फ्रांस में अगर हम बात करें तो फ्रांस में सादिक़ैन साहब को पाकिस्तानी पिकासो कहा जाता है। हम सादिक़ैन साहब के बाद ये जुमला या ये इस किस्म के अल्फाज किसी और आर्टिस्ट के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाए? अब यही सवाल हम गालिब के लिए कर सकते हैं कि दूसरा गालिब कभी पैदा होगा कि नहीं होगा, दूसरा आइंस्टाइन कभी पैदा होगा या नहीं होगा, या पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसा साइंसदान कभी पैदा होगा या नहीं होगा। सादिक़ैन जो हैं वो सदियों में भी अगर एक पैदा हो जाए तो मुल्क की खुशकिस्मती है, मेरी मुल्क की खुशकिस्मती है। जैसे मैंने शुरू में कहा है कि सादिक़ैन की पहचान 5 बर्रे आज़मों में, और अगर सादिक़ैन की पहचान है तो पाकिस्तान की पहचान है। लेकिन बदकिस्मती ये हुई है कि उनके अपनी ज़िंदगी में वो सेलिब्रिटी थे, यानी PTV ने 13 एपिसोड का सीरियल सादिक़ैन पर बनाया था, मोजिज़ा फ़न। और उस जमाने में PTV वॉज द ओनली गेम इन टाउन। आजकल तो केबल टीवीज हैं, 24 घंटे चलते हैं, उनको मवाद भी चाहिए। उस जमाने PTV लिमिटेड टाइम होता था, उसमें सादिक़ैन के ऊपर 13 एपिसोड का सीरियल। और मुझे नहीं मालूम कि किस पाकिस्तानी के ऊपर किसी भी टीवी चैनल ने आजकल के जमाने में, जबकि दर्जनों टीवी चैनल्स हैं, 13 एपिसोड का या 10 का या 5 एपिसोड का किसी एक पर्सनैलिटी के ऊपर सीरियल बनाया हो। तो ये सादिक़ैन का मकाम है। तो सादिक़ैन की पहचान है तो पाकिस्तान की पहचान है। सही। तो जरा हमें सादिक़ैन फाउंडेशन के बारे में भी बताइए कि ये क्या काम करते हैं। अल्लामा इकबाल का शायद मिसरा है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क। तो मेरा आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 35 साल मैंने न्यूक्लियर मिसाइल्स पर काम किया है। सादिक़ैन अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रिटी, लेकिन 2004, 2005, 2006 में अगर कोई आर्ट हिस्टोरियन पाकिस्तान का रिसर्च करे कि 2005-06 में सादिक़ैन के बारे में कोई क्या बात कर रहा था, क्या लिख रहा था, सादिक़ैन को आर्ट स्टूडेंट जानते थे या नहीं जानते थे। फिर कुछ ऐसे वाक़यात हुए कि मेरे सामने सादिक़ैन के पास आया कोई और उनकी पेंटिंग्स उठा के ले गया। उन्होंने कभी बेची नहीं है, दे देते थे, फिर लोग उठा के ले जाते। तो एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, बहुत बड़ी फैमिली है। उन्होंने ये डॉन अखबार को मैं कोट कर रहा हूँ, तो 30 करोड़ रुपए की सादिक़ैन की पेंटिंग्स
एक और पाकिस्तानी साहब को उन्होंने खरीदी, जिन साहब ने खरीदी उन्होंने मुझे फेस टू फेस लंदन में ही बताया कि अगर ये साहब मुझसे डबल भी मांगते, यानी 60 करोड़ तो मैं देता। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सादिक़ैन ने लोगों को इतना दिया है, लेकिन 2004-2005 में सादिक़ैन का, मैंने लिखा भी है कि his memory was wiped out, his name was wiped out from the collective memory of the nation. कोई नाम और निशान नहीं सादिक़ैन का, कोई भी रिसर्च करके देख ले। तो 2007 में हमने इस्टेब्लिश की। मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे करना है। ये एक चीज जो मेरे जहन में थी, यानी वन ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट वर इचिंग इन माय माइंड के लोगों ने मुझे खुद बताया कि सादिक़ैन ने मुझसे ये कहा था कि मैं उनके ऊपर किताब लिखूं, लेकिन मैं नहीं लिख सका। इसका मतलब है कि उनका ख्वाहिश थी कि उनका काम जो है वो कैटलॉग हो। मैंने कहा ठीक है, मैं मर खप के अगर 2 किताबें सादिक़ैन के ऊपर लिख लूँ, एक फाइन उनके मॉडर्न आर्ट पर, एक कैलीग्राफी पर, तो चलें कम से कम एक जगह हो जाएंगी वो। और ये नहीं पता था कि उसमें जो उनकी पेंटिंग्स के जो इमेजेस हैं वो कहाँ से आएंगे, उस वक्त कुछ नहीं था। लेकिन अब मैं जब वो सिलसिला शुरू हुआ, रिसर्च और फिर डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं 25 किताबें लिख चुका हूँ और इस वक्त कम से कम 10 किताबों का और मवाद है मेरे पास। वाह वाह, क्या बात है सर। मतलब सादिक़ैन का काम इतना ज्यादा है और उस कदर आला काम है कि उसके ऊपर तो अगर कोई बात है ना 2500 किताबें भी लिखी जाए तो कम है। बिल्कुल सही। तो यानी कि फाउंडेशन का मकसद यही है कि सादिक़ैन को लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयर किया जाए, सादिक़ैन के बारे में लोगों को। अच्छा सर, ये भी बताइए कि सादिक़ैन साहब का काम कहाँ कहाँ पर डिस्प्ले है, ये जानना बड़ा जरूरी है। मेंशन कर दूं जो कि समझने के हाईलाइट हैं। न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट, इफ नॉट द लार्जेस्ट, देन वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्ट म्यूजियम है। तो उसमें सादिक़ैन का काम परमानेंट डिस्प्ले पर है। एक ही काम वो सादिक़ैन फाउंडेशन की वजह से परमानेंट डिस्प्ले पर है। और फिर मेट उसे कहते हैं, न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम, वो उससे ऑन लोन देते हैं दूसरे म्यूजियम्स को, तो वहाँ वाले सादिक़ैन से वाकिफ होते हैं। फिर कनाडा का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है, रॉयल ओंटारियो म्यूजियम, वहाँ भी सादिक़ैन ऑन परमानेंट डिस्प्ले। तो ये हमारा जो है बड़ा अचीवमेंट है सादिक़ैन फाउंडेशन का। और पाकिस्तान में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ लोगों को कराची में नहीं मालूम कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में सादिक़ैन का कितना काम है। बिल्कुल में बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर सलमान अहमद, आपने वक्त निकाला। और सादिक़ैन के बारे में क्विकली नाज़रीन ये बता दें कि उन्होंने अल्लाह का नाम इतना ज़्यादा अपने हाथ से लिखा कि उनकी उंगलियां जो हैं वो टेढ़ी हो गई थी और उनकी शेप जो है वो ऐसे हो गई थी जिस तरह किसी ने अल्लाह लिखा हो। तो अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और हमें अपने हीरोज़ को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।